नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह डागुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपकी तैयारी में कुछ मदद करने के लिए आपके साथ तन मन से जुटा हुआ हूं। प्रयास यही है कि आपको आपके एग्ज़ाम में सफलता मिले और उसमें मेरा कुछ योगदान रहे। इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे प्रश्न आना सुनिश्चित है, और उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। मित्रों, ऑफलाइन क्लासेस में इस टॉपिक को लगभग छोड़ दिया जाता है या बहुत कम इसके बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि अमूमन ये कहकर के टाल दिया जाता है कि हम इन सब से परिचित हैं, इनके बारे में पढ़ रखा है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ते हैं वहाँ पर इन राष्ट्रवादी जो नेता हैं उनके नाम भी आते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ भी हमें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन पर्टिकुलर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है भारत के राष्ट्रवादी नेता। इसका मतलब ये है कि वो हमसे कुछ अतिरिक्त पूछने की उसकी इच्छा है, वो हमसे कुछ अतिरिक्त बातें पूछना चाहता है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, और उनका जिक्र लगभग राष्ट्रीय आंदोलन में गौण कर दिया जाता है। तो हम इसीलिए अलग से इस पूरे टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता। राष्ट्रवादी नेता का मतलब जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारत में राष्ट्रवाद विकसित किया। राष्ट्रवाद से मतलब भारत का भारतीयों का भारत के प्रति प्रेम जागृत करने का काम किया। भारतीयों को उनके मूलभूत अधिकारों से परिचित करवाया। भारत से अंग्रेजी सत्ता को हटाने में और भारतीयों को जागरूक करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज से अपने इस टॉपिक में हम 8-10 उन राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं में सरदार भगत सिंह के। देखिए, जब भी हम राष्ट्रवादी नेताओं का जिक्र करते हैं या भारत के क्रांतिकारियों का जिक्र करते हैं या भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था, उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का जब जिक्र करते हैं, वहां पर सबसे पहला नाम सरदार भगत सिंह का आना लाजमी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले जन्म से लेकर के और इनके अंत तक इनकी जब ये शहीद हुए थे तब तक की हम पूरी जानकारी इनकी जुटाएंगे। तो देखिए, इनका जन्म 1907 में हुआ और 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो जन्म इनका है 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। पंजाब प्रांत की एक जारांवाला तहसील थी, जारांवाला, और उसमें एक बंगा गांव है। बंगा गांव कह लीजिए या 105 चक कह लीजिए, चक नंबर 105, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चक नंबर 105 बंगा गांव, जारांवाला, ये तहसील थी। और प्रांत कौन सा था इनका, तो आप कहोगे पंजाब।
अविभक्त पंजाब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पंजाब के एक सिख परिवार में ये पैदा हुए। पिता का नाम किशन सिंह संधू था, माता का नाम विद्यावती कौर। तो इनका भी अपन नाम देख लेते हैं, किशन सिंह संधू। तो संधू परिवार में इनका जन्म हुआ। माता का नाम विद्यावती कौर। बचपन इनका उस समय बीता जब भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर है वो उठ खड़ी हुई थी। अब भारत से अंग्रेजों को भगाने या कह लीजिए भारत को आज़ाद कराने की एक लहर जो थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। उस समय इनका जन्म हुआ था और उसी माहौल में ये पले बढ़े। इनके पिता भी क्रांतिकारी विचारों से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे, गांधी जी के समर्थक माने जाते थे और प्रारंभ में सरदार भगत सिंह के ऊपर भी गांधी जी का बहुत प्रभाव था। लेकिन कालांतर में गांधी जी के तौर तरीकों को इन्होंने नाकाफी समझा कि इनसे संभवतः आज़ादी नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और इनका जो रास्ता था वो था क्रांति का रास्ता। इसीलिए इनके सरदार भगत सिंह और उनके मित्रों को जो क्रांतिकारी कहलाए, यानी उनको हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। अब इनके अंदर जो ये क्रांतिकारी विचार हैं ये कहां से आए, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इनको प्रेरणा मिली होगी। देखिए, पंजाब में एक क्रांतिकारी विचारों के, या अपन ये कह सकते हैं इनके गुरु समझ लीजिए, उनका नाम था करतार सिंह सरावा। नाम क्या था? करतार सिंह सरावा। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। इन दोनों के विचारों से भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्हीं के मार्ग पर चलने का उनके द्वारा निश्चय कर लिया गया था। इसी वजह से मदन लाल, एक बार पूछा भी जा चुका है कि सरदार भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो मदन लाल ढींगरा वहाँ पर ऑप्शन था और वहाँ पर आंसर माना गया था मदन लाल ढींगरा। यानी इनके विचारों से प्रेरित होकर ही इन्होंने राष्ट्रवाद का मार्ग चुना। इन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए कार्य करने का निश्चय किया। तो ये आप नाम याद रखना है आपको, प्रेरणा स्रोत करतार सिंह सरावा और मदन लाल ढींगरा। अब धीरे धीरे भगत सिंह बड़े होते जा रहे थे और जब बड़े हुए तो उनके द्वारा सबसे पहले पंजाब में ही, कहां पर? पंजाब में ही 1926 में एक संस्था की स्थापना की गई जिसको कहा जाता है नौजवान भारत सभा। ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे भगत सिंह। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। कहाँ की गई थी? पंजाब में। अब ऐसा नहीं है पंजाब में, अब ये जो सभा थी इसमें बहुत से नौजवानों को शामिल किया गया और नौजवान शामिल हुए। इस वजह से इस संस्था की जो शाखाएं हैं वो पहले तो पंजाब में फैल गई और फिर पंजाब से संपूर्ण भारत में, लगभग भारत में इसकी जो शाखाएं हैं वो फैल गई। उससे क्या हुआ? भगत सिंह के विचारों को गति मिली। भगत सिंह के विचार नौजवान, आम नौजवान के पास पहुंच गए। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था इस संस्था का जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना 1926 में पंजाब में की गई। इसमें
ऐसा नहीं है कि अकेले भगत सिंह ही थे, उनके कुछ साथी भी थे। जैसे एक तो भगत सिंह हो ही गए, उनके अतिरिक्त उनके 3-4 मित्र और थे। जैसे आप कहेंगे, उनके नाम अगर आपसे पूछ ले तो छबील दास, इन क्रांतिकारियों के नाम ही नहीं पता हमें, इनके नाम आते ही नहीं है हमारे सामने। तो ये छबील दास भी एक क्रांतिकारी थे। इसके अतिरिक्त यशपाल, इनको तो खैर आपने इनका नाम तो सुना होगा, ये भी इनके सहयोगी थे। और भगवती चरण, इनके सहयोग से भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई पंजाब में 1926 में। क्लियर। अब देखिए, इससे एक प्रश्न बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे नौजवान भारत सभा के द्वारा सबसे पहले। यानी इस संस्था का एक नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा सबसे पहले कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया और कब दिया गया। और यदि पर्टिकुलर नाम पूछेगा तो आप क्या कह देंगे? भगत सिंह के द्वारा सबसे पहले ये नारा दिया गया। इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको। अब देखिए, मैंने कहा कि इस संस्था की शाखाएं धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गई और जिससे भगत सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के विचार आम नौजवान, आम जन तक पहुंचने लग गए। और इन विचारों को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान जिस संस्था का था वो थी नौजवान भारत सभा। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए, इस संस्था का के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया और वो महत्वपूर्ण कार्य क्या था? भारत में इससे पहले जितने भी क्रांतिकारी थे जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे और जो वो क्रांतिकारी या वो नेता जो इस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो चुके थे, मर मिट चुके थे, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए इस नौजवान भारत सभा के द्वारा भारत में बलिदान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। तो इस संस्था की एक महत्वपूर्ण देन ये है कि इसके द्वारा बलिदान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। अब बलिदान दिवस किसके सम्मान में मनाया गया था या किसके सम्मान में मनाया जाना प्रारंभ किया गया था? तो आप कहेंगे जिनके द्वारा भारत की आज़ादी में बलिदान दिए गए थे उनके सम्मान में भारत में ये बलिदान दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी संस्था के द्वारा बलिदान दिवस का कॉन्सेप्ट दिया गया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब देखिए, इस नौजवान भारत सभा के ही मैं एक दो और बात बता दूं आपको कि नौजवान भारत सभा के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य तो इसका यह था भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति। यानी पहला उद्देश्य नौजवान भारत सभा का स्वतंत्रता प्राप्ति। दूसरा, अब स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हो? तो नौजवानों में सबसे पहले राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना। भाई, जब नौजवानों में या युवाओं के अंदर जब ये राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी तब भी तो वो एकजुट होकर के इस क्रांति के मार्ग पर चलेंगे, तभी तो वो अंग्रेजों को भारत से भगाने के मार्ग पर चलेंगे। तो नौजवानों में
राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना जागृत करना, ये इनका प्रमुख कार्य था। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो किसान थे, विद्यार्थी थे, इन सभी को संगठन से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। ताकि संगठन बड़ा बने। अब देखिए किसान क्यों जुड़ेंगे, तो इसके लिए उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। इससे तो किसान जुड़ गए, और विद्यार्थी जो थे वो नवयुवक थे, नौजवान थे, युवा थे, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। एक ये संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। यानी ले देकर बात यह थी कि एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना के लिए जो भी कारगर उपाय हों, वो सारे कारगर उपाय या वो कार्य करना ही इस संस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। एक उद्देश्य इस संस्था का बहुत महत्वपूर्ण था। भारत में इस समय सांप्रदायिकता भी फैल चुकी थी। हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाया जा रहा था, सिखों को मुस्लिमों से लड़ाया जा रहा था। तो इस संस्था ने क्या किया, जो सांप्रदायिक विरोधी आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों को सपोर्ट किया। यानी सांप्रदायिकता समाप्त हो भारत से, ऐसे जितने भी आंदोलन चलाए जा रहे थे उसका भी इस संस्था के द्वारा, यानी इन क्रांतिकारियों के द्वारा उनका सहयोग किया गया, उनका समर्थन किया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी नौजवान भारत सभा, उसके बारे में अपन ने बात की। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सबकी। फिर हमने जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था, उसमें 1924 में एक संस्था पढ़ी थी, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर हमने देखा था कि इसके द्वारा जब काकोरी में जो ट्रेन डकैती का कार्य किया गया था, उसके बाद इस संस्थान का नाम बदल दिया गया था, एक दूसरे संस्थान की स्थापना कर दी गई थी कि HSRA दिल्ली के अंदर। और ये HSRA जो 1928 में बना था, इस 1928 में HSRA की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था भगत सिंह का। हालांकि भगत सिंह के साथ इस समय चंद्रशेखर आजाद भी थे। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद HRA से जुड़े थे पहले, और उसके बाद जब HRA की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया था, या ये कहें कि HRA के जो प्रमुख संस्थापक थे उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, उसके बाद इन्होंने HSRA की स्थापना की थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर। और अब इसमें सुखदेव भी इनके साथ थे, और एक क्रांतिकारी और हैं जिनका नाम आपने नहीं पढ़ा होगा, शिव वर्मा। इनके सहयोग से इन्होंने 1928 में HRA को HSRA बना दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहां पर नाम बदलना ही कुछ कार्य नहीं था कि भाई बस नाम बदल दिया और काम शुरू हो गया, नहीं। इन्होंने अपने कार्यों की जो कार्यों की परिणति थी,
यानी कार्य करने का जो तौर तरीका था उसमें भी अब परिवर्तन किया। यानी अब ये हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संगठन बन गया। समाजवादी, रिपब्लिकन, प्रजातांत्रिक। यानी अब इन्होंने भाई एक नया शब्द जोड़ दिया इसमें, और इसके नाम में एक नया शब्द जुड़ा, समाजवादी। यानी इन्होंने अब समाजवादी तरीकों से आजादी प्राप्त करने का निश्चय किया। यहां तक की बात, ये जो भी कार्य हुआ था, यानी इसमें समाजवाद जो जोड़ा गया था, उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो था सरदार भगत सिंह का। क्लियर कहानी। यानी अब इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को अपना लिया, समाजवाद की अवधारणा को अपना लिया था भगत सिंह ने। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1928 की। समझ गए बात? यहां तक की बात। इसी समय 1928 की एक घटना और बताता हूं आपको, आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको पता है 1927 में भारत में साइमन कमीशन आ गया था, और साइमन कमीशन के सभी सदस्य, पहले उनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर साइमन के नेतृत्व में उस कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए। वो भी पता था कि पहले क्यों आया था, क्योंकि इंग्लैंड में चुनाव होने थे और उन्हें लगा कि अब लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो भारत को आज़ाद ना कर दे, इसलिए पहले ही चले जाओ। तो वो पहले ही आ गए थे, और उसका संपूर्ण भारत में विरोध हुआ, और उसका विरोध पंजाब में भी हुआ। तो अब उससे जुड़ी हुई एक घटना, साइमन कमीशन। जब ये पंजाब में आया, और उस समय पंजाब का प्रमुख केंद्र हुआ करता था लाहौर, तो लाहौर में इसका विरोध किया किसने? लाला जी के नेतृत्व में। और उस समय भगत सिंह भी लाला जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और ये भी गर्म दल के नेता माने जाते हैं। इनकी भी विचारधारा ये थी कि प्रार्थना पत्रों के माध्यम से या गिड़गिड़ा कर या हाथ जोड़ने से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें आज़ादी के लिए मर मिटना पड़ेगा, हमें इन अंग्रेज़ों को मार के पीट के भगाना पड़ेगा, ये मानते थे। तो जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर में पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में विरोध हुआ, और उसी समय वो विरोध इतना बढ़ गया कि लाला जी के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए गए। और जब काले झंडे दिखाए गए तो देखिए, पंजाब का जो कमिश्नर था उसका नाम था स्कॉट उस समय, और स्कॉट के आदेश पर, स्कॉट के द्वारा आदेश दिया गया कि इसको कैसे भी इस विरोध को कुचलना है। तो स्कॉट के आदेश पर एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम था सैंडर्स के द्वारा लाठियों का प्रहार किया गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ चुके हैं। लाठियों के प्रहार से लाला जी घायल हो गए। लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई, और जब लाला जी घायल हुए तो ध्यान दीजिए, उसी समय इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगा। ये इसी समय इन्होंने कहा था। और सबसे बड़ी दुर्घटना घटित हुई 17 नवंबर 1928 को, और इस दिन क्या हुआ? लाला जी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? लाला जी की मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, HSRA। तो HSRA के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्यों को अगर हम पढ़ें तो उस कार्य की बात कर रहा हूं। HSRA के द्वारा क्या काम किया गया था?
17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हुई। इसके ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई और यह कहा गया कि लाला जी का बदला ले लिया गया है। तो यह भी एक घटना इंपॉर्टेंट थी कि इनके द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी गई, सैंडर्स को उड़ा दिया गया, सैंडर्स को मार दिया गया। और ये घटना है 17 दिसंबर 1928 की। और इसमें देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है 17 दिसंबर वाला, इसमें भगत सिंह अकेले नहीं थे, भगत सिंह के साथी भी थे। आपने नाम खूब पढ़ रखे होंगे। इसमें एक तो भगत सिंह जो तो थे ही थे, दूसरा नाम आता है सुखदेव का, राजगुरु का, तीन ये नाम तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा भी रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। और एक और व्यक्ति था जिसको धूमिल कर दिया गया, जिनका नाम था जगमोहन जी। तो इनके द्वारा रणनीति बनाई गई और सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब क्या हुआ? केस चला इन तीन व्यक्तियों के ऊपर, और केस कहां चला? लाहौर में, लाहौर ट्रिब्यूनल कोर्ट। और लाहौर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुना दिया। और एक तरफा फैसला जो, अब एक चीज समझिए, यहां पर ये लाहौर ट्रिब्यूनल के कोर्ट के अंदर जो केस चला था सैंडर्स की हत्या का, इस केस को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। समझिए, इससे पहले भी एक लाहौर षड्यंत्र केस का जिक्र कर चुका हूं मैं, इसलिए समझना इसको। इसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड। एक लाहौर षड्यंत्र केस की मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, तो इसको लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय कहते हैं। अब समझिए, और इसी केस के तहत ये घटनाक्रम एक साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैं इसके अंत तक पहुंच चुका हूं। और इसमें क्या हुआ था, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। किस किस को? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अब कई बार प्रश्न बन जाता है कि लाहौर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इनको फांसी की सजा कब सुनाई थी? तो 7 अक्टूबर 1930 को इन्होंने फैसला दे दिया था कि ये दोषी हैं। फिर 14 फरवरी 1931 को, 14 फरवरी 1931 को इनकी फांसी की डेट मुकर्रर की गई थी कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाएगी। इस घटनाक्रम पर मैं वापस आऊंगा, एक बार और आपसे चर्चा करूंगा। चलो अभी बता देता हूं कि इनको देखिए, फांसी कहां दी गई? लाहौर जेल में ही। ये कहां कैद थे, बंद थे? लाहौर जेल में। शाम के वक्त फांसी दी गई, अमूमन सुबह दी जाती है। इनको डर था कि दूसरे दिन पब्लिक आ जाएगी, इसलिए पहले ही निपटा लो काम। तो शाम को 7:30 बजे, 7:33 पर शाम को इनको फांसी की सजा दे दी गई। फांसी पर लटका दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और देखिए, ये आज़ादी के दीवाने, जिस समय इनको फांसी की सजा दी जा रही थी, यानी फांसी पर लटकाया जा रहा था, उस समय ये तीनों
गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। यानी बिल्कुल भी शिकन नहीं था। इनको पता था कि हमारी जो मृत्यु है, हमारी जो शहीदी है, वो अब देश के काम आने वाली है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जनता जागरूक होगी। तो ये घटनाक्रम जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने इसको आपको एक साथ बता दिया। अभी एक घटनाक्रम भगत सिंह से जुड़ा हुआ और बताऊंगा मैं आपको, और वो घटनाक्रम है केंद्रीय विधानसभा का बम कांड। केंद्रीय विधानसभा का बम कांड। केंद्रीय असेंबली में बम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और इनके साथियों के द्वारा यह रणनीति बनाई गई कि यह सरकार बहरी है और इसको सुनाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो इनके द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई गई, और बम फेंकने की जब योजना बनाई गई तो इनके द्वारा यह तय किया गया कि बम केवल आवाज करने वाला फेंकेंगे, यानी ऐसा कोई बम नहीं फेंकेंगे जिससे कि किसी की क्षति हो, कोई जन क्षति हो, यानी केवल उससे आवाज का धमाका करेंगे और वहीं पर खड़े होकर के हम अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। जब हमारी बात कोर्ट तक पहुंचेगी तो कोर्ट के माध्यम से पूरे देश में हमारी बात फैल जाएगी कि हम क्या चाहते हैं, जिससे भारतीय नवयुवकों तक हमारी बात पहुंचेगी, अंग्रेजी सरकार के कानों में हमारी बात पहुंचेगी कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। इसके ऊपर बात करते हैं। केंद्रीय विधानसभा का जो बम कांड था, ये घटनाक्रम है 8 अप्रैल 1929 का। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों के द्वारा, देखिए केंद्रीय विधानसभा कहाँ है? दिल्ली में उस समय। तो दो व्यक्ति, एक का नाम है भगत सिंह, एक का नाम है बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों के द्वारा क्या फेंका गया? बम फेंका गया। कहां बम फेंका गया? तो आप कहेंगे केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय असेंबली में। समझिए, इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, या ये कहें कि केंद्रीय असेंबली का सत्र चल रहा था, और उस सत्र के अंदर जो चर्चा हो रही थी, वो ये भी ध्यान रखना है कि किसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, जनता को बचाया, जनता की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय असेंबली के ऊपरी अहाते में चले गए और वहां से उन्होंने बम फेंक दिया बीचों बीच। और बम फेंक करके इसी समय ये नारे लगाते रहे, और नारा कौन सा था? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये नारा लगाते हुए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, और गिरफ्तार होने के बाद में ये वहीं पर रुके। मैंने कहा कि इन्होंने गिरफ्तारी क्यों दी? क्योंकि ये अदालत के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से अपने विचार जो हैं वो जनता के सामने लाना चाहते थे कि हम क्या चाहते हैं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद ही इनको गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल की ये घटना है। 8 अप्रैल 1929 को ये कार्य हुआ।
उसके बाद में जून के महीने में 4 जून का दिन था, 4 जून को दिल्ली में, देखिए दिल्ली जेल में ही अंग्रेजी सरकार को डर था कि इनको जेल से बाहर निकाल कर के यदि कोर्ट तक ले जाया गया तो भारतीय नौजवान जिनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है वो कहीं हमला ना कर दें, इनको छुड़ा ना ले जाएं। इस वजह से दिल्ली जेल में ही अदालत लगाई गई और कार्यवाही शुरू की गई। 4 जून 1929 को अदालत की कार्यवाही कहां पर शुरू हुई है? दिल्ली जेल में ही। इतनी बात समझ में आ गई। अब 10 जून तक ये सुनवाई चली। कब तक? 10 जून तक। 6-7 दिन की सुनवाई में इनको दोषी करार दे दिया गया और दोषी करार दे करके इन दोनों, एक चीज और समझिए, दोषी करार दे करके इनको जेल में डालने का आदेश दे दिया गया। लेकिन अब ये बात समझते हैं कि दोनों को अगर एक साथ जेल में डाला तो ये कोई ना कोई खुराफात, कोई ना कोई घटना ऐसी कर देंगे। इसलिए भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया गया और दोनों को पंजाब भेज दिया। इनको तो किया गया मियां वाली जेल में शिफ्ट किया गया और बटुकेश्वर दत्त को शिफ्ट किया गया लाहौर की जो सेंट्रल जेल है, लाहौर सेंट्रल जेल में इनको भेज दिया गया। इसके पीछे कारण क्या था कि दोनों एक साथ रहेंगे तो साठगांठ कर सकते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा जाए। तो इसी वजह से दोनों को अलग अलग रखा गया, भगत सिंह को मियांवाली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। उसके बाद इन दोनों के द्वारा इस केस के अंदर ही हाई कोर्ट में अपील की गई और हाई कोर्ट में हालांकि अपील ही की गई थी, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं था, ये इनको भी पता था। क्लियर? इनको भी पता था कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और पंजाब हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की और वहां पर भी जो जज थे उन दोनों ने दिल्ली का जो सेशन कोर्ट था, दिल्ली की जो अदालत थी जो जेल में लगी थी, उस अदालत के फैसले को यथावत रखा, इन दोनों को दोषी करार दिया। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनके आपको अगर नाम याद रह जाए तो रख लेना, जो 2 जज थे उनमें से एक का नाम था जस्टिस फोर्ड और एक का नाम था जस्टिस एडिसन। ये दोनों के द्वारा दिल्ली कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी निर्णय को बहाल रखा था। और निर्णय क्या था? उस दिल्ली सेंट्रल कोर्ट का, दिल्ली की जो जेल में जो कार्यवाही हुई थी उसका निर्णय, उसकी सजा थी आजीवन कारावास। समझिए, देखो कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है। 6 जून को सुनवाई शुरू हुई, 10 जून तक दिल्ली में सुनवाई चली, 10 जून को ही इनके द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई, 12 जून तक हाई कोर्ट के द्वारा, पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दे दिया गया। और अब क्या है, 12 जून को जो निर्णय दिया गया उसके अंदर इनके जो आजीवन कारावास की सजा है उसको यथावत रख दिया, यानी एक फॉर्मेलिटी की गई। हाँ भाई, मामला आ गया, क्या कहा उन्होंने? आजीवन कारावास। हाँ सही है, आजीवन कारावास की सजा ही इनको होनी चाहिए, यानी उनके फैसले को बदला नहीं था। अब देखिए,
12 जून को निर्णय आ गया आजीवन कारावास का। ये पहले से ही जेल में थे और 14 जून के दिन एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ। 14 जून के दिन से इन्होंने कैदियों के समर्थन में या कैदियों के अधिकारों के लिए, जो जेल में बंद कैदी थे, उनके अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। कब से शुरू की? 14 जून से भगत सिंह के नेतृत्व में भूख हड़ताल शुरू हुई। और ये जो भूख हड़ताल थी, ये कितने दिन तक चली? ये 64 दिन तक चली। अंग्रेजी सरकार के द्वारा बार बार इनकी हड़ताल, भूख हड़ताल तोड़वाने का प्रयास किया गया। मुंह में नालियां लगा लगा कर दूध डालने का प्रयास किया गया, लेकिन इनको तोड़ नहीं सकी। इसी भूख हड़ताल के दौरान इनके एक साथी, जिनका नाम था यतीन्द्र, ये नाम शायद आपने सुना होगा, क्लियर है? ये बंगाल के रहने वाले थे, यतीन्द्र दास। ये इस भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। बंगाल के रहने वाले थे। जब उनको बंगाल में ले जाया गया, उनके शव को तो देखा गया कोलकाता का जो रेलवे स्टेशन था, उस पर चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी। चारों तरफ लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो गई थी यतीन्द्र दास के, शहीद यतीन्द्र दास के सम्मान के अंदर। तब अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर इन लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो ये, अगर ये मर भी गए तो भी भारत के अंदर गुस्सा फैलेगा, और अगर ये जीवित रहेंगे तो ये हमें नहीं जीने देंगे। तो यतीन्द्र दास जो हैं वो शहीद हो गए थे, और 13 सितंबर के दिन इनकी शहीदी हुई थी, जिनके समर्थन में कोलकाता में बहुत जन समूह जुटा था। क्लियर? तो ये बात मैं आपको पहले, ये हड़ताल चली, फिर खत्म हो गई, इनकी मांगों को मान लिया गया, और इस प्रकार से ये एक अलग केस था जो उनसे ही जुड़ा हुआ था, जिसको मैंने आपको बाद में बताया है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, और वो घटना मैं आपको पहले बता चुका हूं। भगत सिंह के द्वारा लेखन भी किया गया। इन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक का रूप भी दिया गया, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था व्हाई आई एम एथिस्ट। व्हाई आई एम एथिस्ट, ये एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई? भगत सिंह के द्वारा। तो भगत सिंह की पुस्तक का नाम आपसे पूछे एग्जामिनर, तो आप कहेंगे व्हाई आई एम एथिस्ट, ये इनकी पुस्तक थी। तो मित्रों, ये जानकारी दी मैंने आपको भगत सिंह जी के बारे में, और इस प्रकार से हमारे बहुत से राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके बारे में धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ते चलेंगे, और धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी जुटाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में एक और राष्ट्रवादी नेता के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।